चार दोस्त जो जॉब के लिए शहर आते हैं और वहाँ ठहरने के लिए जगह तलाशते हैं। तो जहाँ उन्हें जॉब मिला उसी कंपनी के मालिक ने अपने बंगले में उन्हें रहने के लिए कहा, जो कि कई सालों से पड़ा था। बॉस चाहता था कि ये लोग वहाँ रहेंगे तो उस बंगले की देखरेख भी हो जाएगी, लेकिन चारों दोस्तों के साथ उस बंगले में होने को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ऑडियो स्टोरी में। दोस्तों, ये कहानी मैंने एक वेबसाइट से ली है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आशा करता हूं ये कहानी भी आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इस कहानी के निर्माता हैं ललित राज। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राहुल, जतिन, भरत और दीपक, ये चारों दोस्त शहर में काम की तलाश में आए हुए थे। अपने गांव से शहर में आकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो ये अब शहर में ही कोई काम की तलाश में हैं ताकि शहर में शिफ्ट हो सके। एक कंपनी में चारों इंटरव्यू के लिए जाते हैं। राहुल के तीनों दोस्तों का इंटरव्यू हो चुका होता है और अब राहुल जाता है। राहुल कहता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस कंपनी के बॉस कहते हैं, अंदर आ सकते हो। बॉस राहुल से बात करता है और वो राहुल से प्रभावित हो जाता है और अंत में कहता है, राहुल मुझे खुशी होगी कि आप मेरे कंपनी में काम करेंगे। राहुल के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी और बॉस से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने कंपनी के काबिल समझा। राहुल अब थोड़ा मायूस होकर कहता है, लेकिन मेरे अब दोस्त? बॉस कहते हैं, आप अपने दोस्त को अंदर लेकर आएं। राहुल अपने दोस्तों को अंदर ले आता है और बॉस राहुल के दोस्तों से कहता है, मैं राहुल के बयान पर आप लोगों को ले रहा हूँ, क्योंकि राहुल का स्वभाव और काम के लिए लगन अच्छी लगी, तो चाहता हूँ वही आप सब में भी हो। राहुल के दोस्त कहते हैं, सर ऐसा ही होगा। बॉस राहुल से कहता है, आप लोग यहाँ कहाँ ठहरे हुए हो? राहुल कहता है, सर अब वही तलाश करेंगे। बॉस मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं दूर कर देता हूँ। मैंने शहर से बाहर एक बंगला खरीदा है, वो अभी खाली है। उसकी देखभाल के लिए वैसे भी मुझे किसी की ज़रूरत थी, तो आप लोग वहीं ठहर जाएं और साथ में मेरे बंगले की देखभाल भी कर लेना। राहुल जवाब देने में सोचता है, तब तक तीनों दोस्त हाँ कर देते हैं। जी सर, हम वहाँ रह भी लेंगे और आपके बंगले की देखभाल भी कर लेंगे। राहुल कंपनी से बाहर आते ही अपने दोस्तों को डांटता है और कहता है, उन्होंने हमें जॉब दी, यही एहसान काफ़ी नहीं था यार। जतिन सबसे छोटा और मोटा भी था। वो कहता है, अरे यार समझा कर, कोई एहसान नहीं किया, वो चपरासी रखता, उसकी जगह हम लोगों को रख लिया। चल अब गुस्सा छोड़, मुझे भूख लगी है। भरत और दीपक हंसने लगते हैं, देख मोटे को भूख लग गई। वही सोच रहे थे अभी तक हाथी चुप कैसे है। जतिन कहता है, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे सच में भूख लगी है। राहुल भी मुस्कुराते हुए कहता है, चल ठीक है, कुछ खाते हैं, लेकिन पहले बंगले के पास पहुंचते हैं, वहाँ कोई आसपास ढाबा होगा तो खा लेंगे। चारों दोस्त अब बंगले के करीब आ चुके थे, पर उससे पहले उन्हें ढाबा दिखाई देता है। वो वहाँ जाते हैं और खाने का ऑर्डर देते हैं। एक लड़का उनके लिए खाना लगाता है और तभी राहुल उस लड़के से पूछता है, ये छोटू इधर आ। छोटू कहता है, जी साहब। राहुल कहता है, राय साहब का बंगला यहाँ से और कितना दूर है? छोटू और ढाबे पर बैठे सभी लोग राहुल को देखने लगते हैं। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस बंगले के नाम सुनते ही उनके चेहरे के तोते उड़ गए हों। राहुल एक बार फिर पूछता है। तभी ढाबे का मालिक आता है और गुस्से में राहुल से कहता है, साहब खाना खाने आए हो और खाकर निकल जाओ, उसी में भलाई है, शाम होने वाली है। राहुल और उसके तीनों दोस्त खड़े हो जाते हैं और राहुल उस ढाबे वाले से पूछता है, क्या मतलब शाम होने वाली है? उतने में ढाबे का मालिक कहता है, अपना खाना पैक करवा लो, क्योंकि शाम होने वाली है और ढाबा बंद होने वाला है।
राहुल कहता है, ऐसा कहो ना। ठीक है, पैक कर दो। राहुल और तीनों दोस्त खाना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। राहुल के मोबाइल पर बॉस ने जो पता भेजा था उसके हिसाब से वो ठीक चल रहे थे। इधर ढाबे पर छोटू अपने उस्ताद से पूछता है, तुमने उन छोकरा लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताया? उतने में उस्ताद कहता है, जिसकी आनी होती है उसे रोक नहीं सकते। और फिर ये लड़के आज के समझदार हैं, बात नहीं मानते कि यहाँ उन्हें मौत खींच लाई है। जतिन सबसे छोटा था, वह काफ़ी घबराए हुए था और राहुल से कहता है, यार ढाबे वाला कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ बंगले के नाम सुनकर सभी डर गए, कहीं बंगले में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। उतने में राहुल कहता है, देख जतिन, परेशान मत हो, सारा वहम दूर हो जाएगा, एक बार बंगले में पहुँचने तो दो। वो चारों दोस्त बंगले तक पहुँच जाते हैं। वो बंगला देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बंगले में बरसों तक कोई नहीं रहा है। वो लोग बंगले के गेट तक पहुंच जाते हैं, पर बंगले के गेट पर कोई लॉक नहीं था। राहुल जैसे ही गेट खोलता है, बहुत सारे चमगादड़ उनके ऊपर से एकदम निकलती है। राहुल के अलावा सभी डर जाते हैं। राहुल अंदर जाने लगता है। उतने में भरत कहता है, यार लौट चलते हैं, यहाँ कैसे रह सकते हैं? देख पूरा कबाड़ा पड़ा है, इन्हें संभालते संभालते कई वर्ष लग जाएंगे। राहुल तीनों को समझाकर अंदर ले जाता है। वहाँ वो लोग एक कमरा देखते हैं जो कुछ हद तक सही लग रहा था। वे चारों उस कमरे को थोड़ा बहुत साफ़ करते हैं और वहीं खाना खा लेते हैं, फिर सोने लगते हैं। आधी रात में जतिन की आंखें खुलती है। उसे टॉयलेट लगा था। वो राहुल को जगाता है, पर वह नहीं जगता। जतिन सबको बारी बारी हिलाकर कहता है, ये उठो, मुझे टॉयलेट आया है, मेरे साथ चलो। अब वो ऐसे ही दीपक से कहता है, तो दीपक कहता है, छी, इतना बड़ा हो गया, अभी तक टॉयलेट अकेले नहीं जा सकता। उतने में जतिन कहता है, भाई तुम तो जानते हो, जब मैं भूत की फिल्में देखता था तो मेरी पेंट में ही हो जाती थी, और ये तो पूरा भूतिया बंगला लग रहा है। फिर दीपक कहता है, चलो ठीक है, चलता हूँ। जतिन दीपक को किस करते हुए कहता है, धन्यवाद भाई। फिर दीपक हंसते हुए कहता है, ठीक है भाई, किसी मिसी नहीं। जतिन और दीपक बंगले में बाथरूम ढूंढने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वॉशरूम दिखाई देता है और दीपक जतिन से कहता है, चल जा, जल्दी से करके आ। उतने में जतिन कहता है, तू भी चल यार। फिर दीपक कहता है, जाता है या कान के पास धूम खींच कर एक। जतिन कहता है, ठीक है भाई, जाता हूँ। जतिन बाथरूम में अंदर की ओर जाने लगता है और वहाँ बाथरूम करके अपने हाथ धोने के लिए वथलेसन का इस्तेमाल करता है, जिस पर सामने आईना लगा होता है। जतिन आईना को देखकर अपने बाल ठीक कर रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद उस आईने से उसका चेहरा दिखना बंद हो जाता है। जब वो उस आईने पर अपना चेहरा नहीं देख पाता है तो वो घबराते हुए उस आईने की तरफ अपना हाथ लेकर जाता है। उसे सामने अपना चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि आईने के अंदर एक अंधेरा सा दिखाई पड़ रहा था। जैसे ही आईने पर उसका हाथ लगता है, जतिन को ऐसा महसूस होता है जैसे आईने के उस पार कोई खींच रहा है। वो ज़ोर से चिल्लाता है। तभी सभी दोस्त भागते हुए जतिन के पास जाते हैं। दीपक पास में था, इसलिए पहले ही उसके पास आ जाता है और देखता है जतिन वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। राहुल जतिन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जतिन को होश नहीं आता और जैसे ही भरत की नज़र जतिन के हाथ पर पड़ती है तो वो डरते हुए जतिन के हाथ की तरफ इशारा करने लगता है। सभी उसके इशारे की तरफ देखते हैं तो सभी घबरा जाते हैं। जतिन का हाथ पूरी तरह से जल चुका था। वो लोग जतिन को उठाकर बाहर ले जाते हैं। दीपक और भरत राहुल से कहते हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दीपक और भरत दोनों कमरे से सामान ले आते हैं और राहुल से निकलने की कहकर वो गेट की तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी राहुल कहता है, ठहरो, कहाँ जा रहे हो और बाहर जाकर क्या करोगे? वो दीपक से कहता है, तेरी माँ का इलाज चल रहा है और दवा हॉस्पिटल का बिल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और भरत तू, तेरे बाप पर तो इतना कर्ज है कि घर तक गिरवी रखना पड़ा है। इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करोगे? दीपक और भरत कहते हैं, हमें जॉब मिली है ना, उससे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है,
कोई जॉब नहीं है हम लोगों के पास। दीपक और भरत हैरान हो जाते हैं। भरत कहता है, क्या मतलब, यानी तू हमसे कुछ छुपा रहा है? फिर राहुल कहता है, जिस कंपनी में हम जॉब लेने गए थे वो तो मैं तुम लोगों को वहाँ झूठ बोलकर ले गया था। असली काम यहाँ एक रात ठहरने की डील हुई थी, बॉस और मेरे बीच। दीपक पूछता है, कैसी डील? राहुल कहता है, बॉस को ये बंगला बेचने की डील मिली है, क्योंकि ये इतने खास जगह है कि यहाँ होटल बहुत अच्छा चल सकता है। बॉस को इस बंगले को बेचने के बाद 300 करोड़ मिलने वाला है। यहाँ की आसपास की अफवाह है कि यह भूत बंगला है और यह बॉस को उससे झूठ साबित करना था। तब बॉस ने डील की, अगर हम यहाँ एक रात रुक पाएँ तो हम चारों को 1-1 करोड़ मिलेंगे, और जब सुबह हम जिंदा निकले तो डीलर का वहम भी दूर हो जाएगा। इतने में दीपक कहता है, मतलब तूने 4 करोड़ के लिए हम सबकी जान खतरे में डाल दी? तू रख अपनी डील, हम जा रहे हैं। दीपक और भरत जतिन को उठाकर गेट की तरफ बढ़ते हैं और गेट तक पहुंचने के बाद गेट खोलने की कोशिश करते हैं। वो हैरान थे कि जब वे आए थे तो गेट खुला था, अब बंद कैसे है? फिर राहुल कहता है, क्यों नहीं खुला? मुझे पता था तुम लोग ऐसा करोगे, तो डील को पूरा करने के लिए मैंने गेट को बाहर से लॉक कर दिया। अब जंगल से कौन आएगा खोलने? यह कहकर राहुल हंसने लगता है। दीपक और भरत गुस्से से राहुल की तरफ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। इतने में राहुल कहता है, यूं आपस में लड़ मरने से अच्छा है एक रात यहाँ रुको और अपने आप को इस भूतिया बंगले से बचाओ। फिर दीपक कहता है, ये पागल हो गया है पैसों की लालच में। तभी भरत दीपक का कंधा पकड़कर जतिन की तरफ इशारा करता है। तब राहुल, दीपक और भरत देखते हैं कि जतिन हवा में होता है। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। जतिन थोड़ी देर हवा में होता है और राहुल जतिन से जतिन जतिन कहकर पुकारता है। तब जतिन की आंखें खुलती है, जो कि पूरी काली हो चुकी थी। यह देखकर दीपक और भरत पीछे हट जाते हैं और राहुल जतिन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो जतिन के पास पहुंचता है तो जतिन नीचे गिर जाता है और 2 हाथ पैरों के सहारे जानवर की तरह बंगले में कहीं अंदर चला जाता है। इतने में दीपक देखकर कहता है, अब क्या करें, अब तो हमारा मरना तय है। फिर राहुल कहता है, हम बच सकते हैं, बस यहाँ किसी भी चीज़ को वास्तविक और यहाँ होने वाली घटना को नकार दो। इतने में दीपक कहता है, कैसे कह सकते हो तुम? फिर राहुल कहता है, यहाँ आने से पहले मैं इसके बारे में जानकर आया था। किसी ने यहाँ रहकर एक वीडियो बनाई थी और वो जिंदा भी यहाँ से बाहर जा चुका था और उसने यही बताया जो मैंने तुम्हें कहा। तभी जतिन की रोने की आवाज़ आती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोता है। तभी दीपक कहता है, हमको उसको ढूंढना चाहिए, वो तकलीफ़ में है, वो यहाँ हमारे भरोसे आया है, वो हमसे छोटा है। तभी राहुल मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। जतिन की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। इतने में राहुल कहता है, देखा मैंने कहा था, आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया तो आना बंद हो गई। राहुल, दीपक और भरत वापस उस रूम में चले जाते हैं जहाँ वो सो रहे थे। किसी को नींद नहीं आती, वे घबराए हुए होते हैं। फिर राहुल कहता है, अब बस 3 घंटे और, फिर सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। आधा घंटा बीतने के बाद रूम का दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो दीपक कहता है, शायद जतिन हो। राहुल कहता है, कोई नहीं है बाहर, बिल्कुल शांत हो जाओ, देखो ये भी वहम दूर हो जाएगा। जतिन बाहर दीपक का नाम लेकर कहता है, ये दीपक, तुझे तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और तूने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। ये जल्दी दरवाज़ा खोल, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और वो गेट के पास रोते हुए दर्द भरी आवाज़ निकालता है। जतिन कह रहा होता है, मुझे बचा लो दीपक, मुझे बचा लो। और फिर धीरे धीरे ये आवाज़ कम हो जाती है। राहुल कहता है, देखा मैंने कहा था, अब 2 घंटे रह गए हैं। तभी जतिन की आवाज़ काफ़ी तेज़ चीखने की आती है, जैसे कोई उसे तड़पा तड़पा कर मार रहा हो। अब दीपक को रहा नहीं जाता और वो गेट खोल देता है। और गेट खोलने के बाद वो उधर की तरफ जाने लगता है जहाँ से जतिन की आवाज़ आ रही थी। भरत और राहुल भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ पहले दीपक पहुँच जाता है और उसके चीखने की आवाज़ भरत और राहुल को सुनाई देती है और वो तेज़ी से वहाँ पहुँचते हैं। दीपक जतिन को देखकर चिल्लाया था, क्योंकि तब जतिन अपने जले हुए हाथ को आरी से धीरे धीरे काट रहा होता है। उतने में जतिन रोते हुए कहता है, दीपक, मुझे पता था तुम आओगे, मेरे भाई, मेरा हाथ बहुत दर्द दे रहा है।
तो मैंने इसे काट दिया। भरत और राहुल की नज़र जतिन के कटे हाथ पर पड़ती है तो वो देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उस कटे हाथ की उंगलियां हिल रही थी, जिससे एक अजीब सी आवाज़ निकल रही होती है। राहुल पहली दफ़ा यह देखकर बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागता है। वो बंगले के गेट पर आकर चिल्लाता है, कोई खोलो भाई, कोई खोलो इस गेट को। राहुल को अपने कंधे पर हाथ रखने का अनुभव होता है और वो जब उस हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखता है तो वो जतिन का कटा हुआ हाथ होता है। वो डर जाता है और उस हाथ को अपने कंधे से फेंक देता है। वो हाथ नीचे गिरने के बाद राहुल की तरफ बढ़ता है और राहुल गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। और वो जैसे ही पीछे हाथ को देखता है, वो हाथ वहाँ नहीं होता और उसे अनुभव होता है कि उसके सीने पर वो हाथ है। राहुल नीचे गिर जाता है और वो हाथ राहुल के सीने को चीर कर अंदर घुसकर उसके दिल को बाहर कर देता है। राहुल की मौत हो जाती है। तभी भरत और दीपक जतिन को लेकर बंगले की छत पर जाते हैं। छत पर पहुंचते ही वो वहां बंगले से बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं। तभी उन्हें एक रस्सी नज़र आती है और दीपक उस रस्सी को लेकर बांध देता है और उसका दूसरा छोर नीचे डाल देता है। अब वो भरत से नीचे उतरने की कहता है। भरत नीचे उतरता है। उसके उतरने के बाद वो जतिन को नीचे उतारता है और फिर वो भी नीचे उतर आता है। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से ऊपर से नीचे कुछ दिखा नहीं, लेकिन जब दीपक और जतिन नीचे आए तो उन्हें भरत दिखा ही नहीं। जब उनकी नज़र ऊपर जाती है तो भरत ऊपर था। वो बार बार नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आ पाता और पीछे से राहुल आता है और अपने दोनों हाथों से भरत की गर्दन अलग कर देता है। दीपक और जतिन यह देखकर वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे देखते हैं राहुल उन्हें देख रहा होता है और भरत बिना गर्दन के खड़ा होता है। दीपक को शायद अच्छाई ने बचाया होगा और जतिन को दीपक के प्यार ने, और फिर वो लोग उस बंगले से वापस आ जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।